नमस्कार दोस्तों, हम हैं रेडियो रंग के स्टूडियो में और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर का दिन होता है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बर्थडे और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है हमारे देश में टीचर्स डे के इस अवसर पर। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में 2 टीचर यहाँ पर हैं और सबसे पहले हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप के ऊपर भी, और उनका जो विषय है उसके बारे में भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे द स्पेस एकेडमी से। जी, आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं संस्कृत। जी, और सर आप? नमस्कार, मैं भीम कुमार यादव, मैं स्पेस एकेडमी में मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ, तत्पश्चात आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, मेरी तरफ से भी सर सबसे पहले तो आप दोनों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पहले के टाइम में हम देखते थे जिस तरीके का टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता था, वहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित ये श्लोक भी आता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान ने भी ये कहा है कि उनसे पहले एक शिक्षक का स्थान आता है और अगर आपके सामने आपके टीचर हैं तो आपको उनको भगवान से भी ज़्यादा अधिक सम्मान देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदला भी है और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं टीचर और स्टूडेंट और टीचर के बीच में। जो रिलेशन पहले के टाइम में होता था, जैसा कि हम लोग जाते थे, गुरुदक्षिणा देते थे, एक सम्मान होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एक थोड़ा सा गैप भी देखते थे हम वहाँ पर। तो उस चीज़ में अगर हम देखें तो किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हैं? इस समय तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है इस चीज़ में। पहले जो पढ़ाने की विधि होती थी वो गुरुजन ऊपर बैठते थे, शिष्य नीचे बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। वह चीज़ आज भी हमारे संस्कृत के विद्यालयों में मिलता है। जैसे हमारे वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अपने लोकल के भी जो संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पे गुरु और शिष्य का अभी भी उस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। गुरुकुल वाला, हाँ, गुरुकुल वाला अभी भी हमारे संस्कृत विद्यालयों में देखने को मिलता है मैम। और बाकी संस्थानों की अगर हम बात करें, ना सिर्फ संस्थान पे, अगर हम इन जनरल भी बात करें कि आप किस तरीके का चेंज देख रहे हैं अगर? अब संस्थानों में क्या हो गया है कि ज़्यादातर व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा को जो है कि व्यवसाय का स्रोत मान लिया गया है। तो जब व्यवसाय का स्रोत मान लिया जाएगा तो गुरु और शिक्षक और शिष्य वाला जो संबंध है वो तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो उसी के कारण हमको ऐसा लगता है कि उसी चीज़ के कारण यह चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। आजकल जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के कारण ये सारी गड़बड़ियाँ हो गई हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें कि एक जो लोगों के बीच में एक पैसे वाली जो चीज़ आ जाती है, जहां हर एक चीज़ का व्यापारीकरण कर दिया गया, उसकी वजह से एक टीचर और स्टूडेंट की जो एक भावनात्मक कनेक्शन होता था, पहले इमोशनल कनेक्शन होता था लोगों का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो सर, आप मनोवैज्ञानिक के पढ़ाते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि गुरु जो होता है, पहले जो ऋग्वैदिक काल में जो गुरु होते थे और शिष्य का संबंध चूँकि पिता और पुत्र के समान होता था। इस समय क्या है कि पश्चिमी सभ्यता को देख के हम टीचर और स्टूडेंट वाली फीलिंग लाते हैं। बच्चे समझते हैं हम स्टूडेंट कहलाएं और गुरु जी भी लोग चाहते हैं कि हमको लोग टीचर बुलाएं। तो धीरे धीरे गुरु शब्द धीरे धीरे समाज से क्या लुप्त होते जा रहा है। हालांकि गुरु का अर्थ ही देखा जाए तो गु का मतलब होता है कि अंधकार और रू का मतलब होता है कि प्रकाश की ओर। मतलब गुरु वह होता है जो अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए। ठीक है, तो गुरु ऋग्वैदिक काल में देखे होंगे तमाम गुरु जो थे, द्रोणाचार्य वगैरह थे, तो उनके अंतर्गत अंदर मन में एक विनम्रता होती थी विशेष प्रकार की, और वहाँ पे खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। 25 वर्षों तक उस ज़माने में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। आज के ज़माने में हम जितने खान पान है ज़्यादातर हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो खान पान अगर शरीर को प्रभावित करेगा तो मन को भी प्रभावित करता है। अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हुआ। अर्थात विनम्रता लाने के लिए हमें अपने खान पान और परिवेश को विशेष ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर गुरु विनम्र है
तो जो शिष्य होगा वो उसका अनुकरण करता है, जाहिर सी बात है। छोटा बालक है तो अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, जैसे माता पिता का अनुकरण करेगा। किसी परिवेश में जाइए तो जैसा उनका परिवार है तो प्रारंभ में जो कुछ गुण देखेंगे बालक का तो गुरु और माता पिता का ही होता है, क्योंकि प्रारंभिक गुरु माता और पिता को ही माना गया है। आज के ज़माने में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर पे चाहे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें आ गई हैं तो गुरु और शिष्य वाली भावनात्मक कनेक्शन जो है कट गया है थोड़ा सा। टीचर और स्टूडेंट वाली जो फीलिंग है उनके अंतर्गत, तो अग्रेसिव थोड़ा टीचर भी है वहाँ पे और स्टूडेंट है वो भी, क्योंकि खान पान की वजह से थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ। आपने यहाँ पर खान पान को एक काउंट किया है और दूसरा आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को काउंट किया है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है? क्या ये वो वजह है? चूँकि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें गुरु को विशेष स्थान वैसा नहीं दिया गया जो हमारी हिंदू या सनातनी संस्कृति में दिया गया है। जो पूर्व में बताए हैं अभी आप लोगों को कि गुरु से शिक्षा लेने के लिए हमें कहाँ वनों में रहना पड़ता था, भिक्षाटन करना पड़ता था। तत्पश्चात हम उनके गुरु के गुणों का अंगीकरण करते थे। और इस समय क्या है, इस समय अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? अगर प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि छात्र जो है अग्रेसिव हो रहा है, झगड़ा हो जा रहा है, शिक्षक छात्र जो संबंध है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका मात्र एक कारण है कि नैतिक प्रदूषण। विद्यालयों में आपको पढ़ाया जाता है जल प्रदूषण, वातावरण, पर्यावरण प्रदूषण सब पढ़ाया जाएगा। स्थलबद्ध देशों में भी पढ़ाया जाता है कि जो समुद्र के किनारे कचरा वगैरह सारे प्रदूषण पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है एक नैतिक प्रदूषण को भी शामिल किया जाए सिलेबस में, ताकि बच्चे जो हैं नैतिक रूप से गुरु का आदर करें, सम्मान करें। और ये तभी होगा जब गुरु शिष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाए, और नैतिकता का पाठ तभी पढ़ाया जा सकता है जब हम उसको स्वयं अमल में लाएं। अगर जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा अपने अमल में नहीं ला रहे हैं तो ऐसा शिष्य नहीं सीख पाएगा कभी। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में स्टूडेंट उस कैटेगरी के नहीं हो रहे हैं जहां पर वो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे पाएँ। उस पर कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि टीचर्स भी इस तरीके के आजकल में नहीं हो रहे हैं जैसे कि पहले के टाइम में होते थे और बच्चों का रिस्पेक्ट वो जीत पाते थे। क्या मैं सही बात कर रही हूँ? जी सही बात है। अभी सर ने कहा था कि चूँकि पहले क्या था कि शिष्य थे और इनका संबंध उस हिसाब से नहीं था, तो हम बताएं पिता और पुत्र का जो संबंध होता था वैसा नहीं। शिक्षा का सर ने बताया कि व्यवसायीकरण हो गया है। तो अगर व्यवसायीकरण करेंगे तो आचरण में भी तो व्यवसायीकरण दिखेगा आपको ना। आचरण में व्यवसायीकरण, पहले क्या था, गुरु दक्षिणा ली जाती थी, लेकिन यथासंभव छात्र जितना उसके पास शक्ति होती थी उतना दे सकता था। छात्र के ऊपर डिपेंड करता था कि हम गुरु दक्षिणा में क्या दें। आज एडमिशन कराने जाइए, तुरंत गुरु दक्षिणा पहले जमा कीजिए और विद्या बाद में दी जाती है। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो गुरु के सम्मान में तो बीच में अड़चन आएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि एक टीचर होते हुए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें कि ये जो शिक्षा संस्थान होते हैं उनमें जिस तरीके से व्यापारीकरण आया है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा है एक शिक्षक और उनके शिष्य के रिश्ते के बीच में। तो यहाँ पर सर आपसे भी जानना चाहते हैं कि हमने रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे लेख पढ़े हैं, ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आज की डेट में बाहरी देशों में ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि संस्कृत की वजह से बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत हद तक अधिक होता है और बहुत जल्दी उनका माइंड जो है वो डेवलप करता है। लेकिन आप हमारे इंडिया में क्या देख पा रहे हैं कि संस्कृत के लिए वही महत्व आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, संस्कृत का महत्व तो वैदिक काल से रहा है और संस्कृत का महत्व हमेशा रहेगा। बस समझने और न समझने की बात है। जैसे उन लोगों ने समझ लिया, पाश्चात्य उधर के देशों ने, तो उन लोगों ने इस चीज़ को शुरू कर दिया है। और हमारे संस्कृत पढ़ने से और संस्कृत की जो श्लोक होते हैं उसको पढ़ने से मन में एक अपने आप जो है कि शक्ति आ जाती है। जैसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस मंत्र को जब हमने पढ़ा तो अपने आप हमको एक ऊर्जा एक मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र बोलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं धरती माता को प्रणाम करते हैं, उसका एक मंत्र बोलते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत ही एनर्जी अपने आप को प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों को कुछ देशों ने जान लिया है तो इसको प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो यह शुरू से रहा है।
लोग अब भूल रहे हैं, जो लोग वहाँ पे अब सीख रहे हैं, हमारे वहाँ वो लोग भूल रहे हैं। तो हमारे यहाँ भूल रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ जैसे कुछ ऐसे विद्यालय हैं, अब मैं किसी विद्यालय का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं हमारे यहाँ जिसमें यह शिक्षा दी जाती है। हमारे ही बालक पहले दूसरे विद्यालय में पढ़ते थे तो हमको तुम कहते थे, तुम कहाँ हो पापा। और मैंने उनको एक विद्यालय में एडमिशन करवाया और वहाँ जो है कि जब से वो गए हैं मुझे आप कहते हैं। उनको संस्कृत के 2-4 श्लोक से भी याद हो गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बोल लेते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो इस चीज़ को जीवित रखे हुए हैं। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो भी शिक्षक संस्थानें हैं उनको आप क्या यहाँ पर देना चाहेंगे, एक अगर आपकी तरफ से हम चाहें कि वो संस्कृत को किस तरीके से प्रमोट करें, या फिर जो श्लोक हैं एटलीस्ट उनको किस तरीके से बच्चों में ले करके आएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस तरीके के हैं जो ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं आज में कि वो बाहर के वेबसाइट्स भी अगर वो देखते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वो भी फॉरेन कंट्रीज़ के देखते हैं, तो उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट आ रही है वो भी वहाँ की ही सभ्यता के हिसाब से आ रही है। तो वहाँ पर आप किस तरीके से लोगों को बताना चाहेंगे कि बच्चों में किस तरीके से वो सिखा सकते हैं कि आप ये श्लोक पढ़िए या फिर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए? आजकल देखिए हमारे किसी भी शैक्षिक संस्थान में, विद्यालयों में बहुत मतलब कम जगह दिया जाता है संस्कृत को। जैसे कला को रखा जाता था कि ये कला की घंटी है, उस तरीके से संस्कृत की जो पीरियड होती है, घंटी होती है, उस तरीके से रखी जाती है कि बस इसको एक एज ए फॉर्मेलिटी टाइप में रखा जाता है। अगर वो फॉर्मेलिटी ना हो करके सीरियस तरीके से पढ़ाया जाए, तो मैंने बताया ना कि श्लोकों में शक्तियाँ होती हैं, जो श्लोक होते हैं हमारे उसमें शक्ति होती है। जब आप उसको पढ़ेंगी, जब आप उसको जपेंगी, जब उसको आप बोलेंगी तो आपको अपने आप शक्ति की अनुभूति होगी। तो इसलिए हमारी सबसे यही मतलब प्रार्थना है, गुजारिश है कि संस्कृत पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। और जैसे अन्य विषयों को अंग्रेजी या विज्ञान या गणित हुआ, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, वैसे ही संस्कृत पे भी ध्यान दिया जाए कि योग्य टीचर के द्वारा संस्कृत का शिक्षण कराया जाए, जिससे बच्चों के अंदर बहुत ही एनर्जी प्राप्त होगी और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और जब वो श्लोक बोलते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो संस्कृत पे योग्य टीचरों के द्वारा सारे शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा है संस्कृत के इम्पोर्टेंस को यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और संस्थानों से ये गुजारिश भी यहाँ पर की है कि वो अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएं, क्योंकि इससे एक एनर्जी जो होती है, आप एक वाइब्रेशन आपके माइंड में, आपके सोल में आता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक और यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ कि हाल ही में 2 साल हमने कोविड के दौरान बिताए हैं और वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का चलन बहुत ही हद तक हर एक स्कूल में हमने देखा है, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे थे, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो इंटरनेट के इस तरीके से इस्तेमाल करने में आए हैं कि आज अब जब उनका स्कूल चालू हो गया है तब भी वो स्कूल से आते ही उनका हाथ सीधे अपने टैबलेट पर या अपने लैपटॉप पर चला जाता है, अपने फ़ोन पर जाता है। तो आप सर मनोविज्ञान आपका क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप इन बच्चों को क्या एक अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं, किस तरीके से वो इसके चंगुल से छूट सकते हैं? मैं चंगुल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सब देखते हैं कि मोबाइल या फिर टैबलेट वगैरह यूज़ करने से माइंड का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत हद तक स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है एक स्तर पे। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? उनके पेरेंट्स को भी अगर कुछ एडवाइस देना हो, किस तरीके से वो उन्हें छुड़ा सकते हैं इन चीज़ों से? देखिए, ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ा है, सही बात है। 2 साल में कोविड की वजह से चूँकि डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो ऑनलाइन का उपयोग करना अच्छी चीज़ है, बशर्ते कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में अच्छा है। जैसे गुस्सा ही एक है, अच्छा है, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑनलाइन है तो उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए, नियम के अनुसार हमें टाइम के अनुसार बांट लेना चाहिए। अगर घर पे बालक पढ़ रहा है, टाइम टेबल बना लीजिए। ऑनलाइन से क्या होता है, हमें तमाम सूचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ जो हमें घर से या टीचर द्वारा नहीं प्राप्त हो पाता है, तो हम कोशिश करते हैं इंटरनेट वगैरह के माध्यम से, चाहे और किताब के माध्यम से। इंटरनेट पे भी तमाम सारी किताबें मौजूद हैं, उसके माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन बशर्ते माता पिता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बालक के हाथ में अगर मोबाइल है, टैबलेट है, तो उसका वो सदुपयोग करें, टाइम के अनुसार बांट लें कि हाँ पढ़ना भी है, ठीक है, मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनके समय निर्धारित होने चाहिए।
बता रहे हैं कि सोने का, खाने का, पीने का सबका एक समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे विद्यालय का समय निर्धारित होता है, वैसे घर पे भी उनका एक नियम, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक फॉर्मेट कि हमको कब से कब तक पढ़ना है, कब से कब तक खेलने जाना है, कब हम मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, कब हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो पढ़ते समय तो यूज कर सकते हैं। जैसे एक कहावत था पहले कि चर्च में एक आदमी जाता है तो उससे पूछा जाता है, दो दोस्त होते हैं, तो चर्च का जो पादरी होता है उससे एक दोस्त सिगरेट पी रहा होता है, तो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि प्रेयर करते समय सिगरेट पीनी चाहिए? तो कहता है दूसरा दोस्त कि नहीं पीनी चाहिए। तो वो कहता है कि और सिगरेट पीते समय प्रेयर करनी चाहिए? तो दूसरा कहता है कि बिल्कुल पीनी चाहिए। तो दोनों लोग गए पादरी के पास, दोनों लोग एक लेटर लिखे। पहला दोस्त लिखा कि ये बताइए कि प्रेयर करते समय सिगरेट पीनी चाहिए? तो पादरी ने लिखा नहीं, चले आए। वो उनका जवाब सही था। दूसरा बोला कि सिगरेट पीते समय प्रेयर करना चाहिए? तो उसने कहा, पादरी ने जवाब में लिखा हाँ। कहने का मतलब ये था कि जो हमारा मूल काम है उसके साथ साथ सहायक जो कार्य है उसको किया जा सकता है, लेकिन जो सहायक कार्य है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मूल काम को अवॉइड नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ है। ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एकदम किताब जब आप पढ़ रहे हैं तब गेम्स नहीं खेल सकते हैं जी। अगर गेम आप खेल रहे हैं तो उसमें कुछ पढ़ने वाली बातें हैं, कुछ उसमें सीखने को मिल रहा है, तो आप सीख सकते हैं। दोनों में यही अंतर है कि गेम खेल रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गेम नहीं खेल सकते हैं। उसका अलग समय निर्धारित किया जा सकता है जी। इसलिए समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है जी। एक तो सर ने समय के उपयोग की बात यहाँ पर की है, और दूसरी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि क्या ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए, और उस काम को पहले कीजिए, उसके बाद आपके जो बाकी काम आते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे विषयों पर दोनों लोगों से बात की है। अब जाते जाते एक इनपुट आपसे लेना चाहती हूँ कि आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से, जिससे क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि अभी वो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। जब करियर ओरिएंटेड जहाँ पर कुछ नॉलेज लेने की बात आती है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आप यही पढ़ाई करो, कभी कभी सोसाइटी की तरफ से हमने देखा है प्रेशर होता है कि लड़का है तो भाई इंजीनियरिंग करनी है, लड़की है तो डॉक्टरी करनी है, या फिर लड़की है तो उसको टीचर बनना है, जो हम अपने यहाँ पर देखते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर आप उनको किस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि वो अपना करियर किस तरीके से सोचें कि हाँ उन्हें क्या डिसाइड करना है, ये कैसे उन्हें समझ में आए? सबसे पहले तो पढ़ाई से संबंधित ये है, तो सबसे पहले तो रात को सोने का जो समय है वो हमको निर्धारित करना पड़ेगा, हमको समय से सोना पड़ेगा। और जब रात को हम समय से सोएंगे तो सुबह समय से उठेंगे, जगेंगे, और जब सुबह प्रातः जो होता है वह 5 बजे का जो समय होता है, 5 बजे 6 बजे, आप जब उस समय उठेंगे और उस समय उठ करके जो आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है। तो उस समय आप उठ के पढ़ें, जो भी आप पढ़ेंगे याद करेंगे वो आपको याद होगा। तो सबसे पहले तो ये करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। और रही बात कि कौन क्या बनना चाहता है, प्रेशर वाली बात होती है, तो आप पढ़ें, मेहनत करें, जिस दिशा में आप जाना चाहें उस दिशा में आप तो जब पढ़ेंगे तो आप उस दिशा में जाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा, चाहे जिस भी दिशा में जाना हो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए सुबह उठ करके पढ़ना पड़ेगा। यही मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है। और सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार होता है किसी को प्रथम अपने तैयारी के उसमें सेशन में ही उनको सफलता मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है लोग सालों लग जाते हैं तैयारी करते हुए। तो एक तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर बनता है कि कब लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई अब नहीं हो सकता है, अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लंबा किसी चीज़ को खींच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी और दिशा में जाइए अगर ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रिपरेशन की बात होती है, सरकारी नौकरी की बात होती है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और नौकरियाँ हम देख रहे हैं आज के टाइम में सीमित हैं वहाँ पर, तो उनकी तैयारी की एक दिशा और दशा क्या होनी चाहिए उसके बारे में? पहले तो नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये मान के हम तैयारी करेंगे कि हमको नौकरी ही करना है, तब तो सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे जी। उसके लिए आप जब शुरू से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने विषयों पर कमांड होना चाहिए, जिससे आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि हमारी क्षमता कितनी है।
अगर आप किसी विशेष सब्जेक्ट में, विशेष क्षेत्र में दक्ष हैं, हम कह रहे हैं अगर बालक खेलने में बेहतर है तो पढ़ाई कर रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा, तो उसी खेल में उसको गार्जियन का भी ये दायित्व बनता है कि उसको खेल की तरफ ही आगे बढ़ाएं। अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो पढ़ नहीं पाएगा। सबसे पहले बालक को स्वयं अपनी क्षमता का आकलन करना पड़ेगा और इसमें उनके माता पिता और गुरु का भरपूर सहयोग लेना पड़ेगा। तब दूसरी बात कि आपने कहा कि कब तक तैयारी करनी चाहिए, तो पहले तो अधिकतर देखे होंगे लिखा रहता है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर किसी कार्य को बार बार करते रहने से, यानी कि अभ्यास करने से, अभ्यास करते करते कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम न जानते हुए धीरे धीरे वो हमारे क्या होता है अनुभव में आ जाता है और उस एक विशेष क्षेत्र में हम क्या करते हैं दक्ष या दक्षता हासिल कर लेते हैं या दक्ष हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई IAS की तैयारी करने गया और उसके मान का नहीं है, लगातार उसने 10 साल तैयारी किया, ठीक है, तो उसका एक रुचिकर सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, तो एक ऐसे सब्जेक्ट का उस पर विशेष पकड़ हो जाएगा जिसको क्या करता है, या तो डिग्री लिया हुआ है तो प्राइवेट में अपना कोचिंग संस्थान वगैरह खोल के और बच्चों को कोचिंग दे सकता है जिससे आय का जरिया प्राप्त हो सकता है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं हो सकता है। अगर आप पहले ही मन में रख लेंगे कि हमको 2 साल तैयारी करना है, अगर नहीं निकला तो हम जाके बाहर कमाने लगेंगे, बाहर कमाने के उद्देश्य से जब पहले ही आपके दिमाग में फिट हो गया है तो आप तुरंत पहले ही चले जाइए, तब आप इधर व्यर्थ का समय न गंवाएं। क्योंकि जब आपको अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं है कि 2 साल में भी हमको नहीं हो पाएगा, तब तो ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष है तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो अपना इनपुट हमको देना चाहिए, फल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि हमको फल जरूर जल्दी ही मिल जाए। कभी कभी होता है कि समय कुछ देना पड़ता है। और यहाँ पर मैं स्पेशली ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि आपको अपना एग्जिट पता होना चाहिए, एक समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब 10 साल किसी चीज़ को दे रहे हैं और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्षमता पे बात आती है कि शायद ये आपके लिए था ही नहीं, ये करियर ही आपके लिए नहीं था, किसी प्रेशर में आगे शायद आपने कर लिया या फिर किसी को देख के आपने चुनने की कोशिश की है। तो वहाँ पर एग्जिट प्लान का होना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि आपको निकलना कब है इस दिशा से और कुछ और आपको ट्राई करना है। और जब कुछ और ट्राई करने की बात आती है तो वहाँ पर भी आप जब अपने लाइफ का 10 साल किसी एक चीज़ को दे रहे हैं तो वो 10 साल आपके निकल चुके हैं एज के। तो अब एक इसलिए मैं बात करती कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप समय पर थोड़ा सा फोकस करते हुए स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कीजिए कि उनको किस तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन पे इतना हार्डवर्क अपना करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब वो चयन कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में उनको जाना है तो वहाँ पर किस तरीके का उनका माइंडसेट होना चाहिए। इस पे लास्ट इनपुट में शायद जैसे इसमें शुरू से ही बताया गया कि अगर किसी भी तरफ जा रहे हैं तो दूसरे को देख के ना जाएं। हम बताएं कि पहले अपनी रुचि वाले सब्जेक्ट को ही ध्यान दें कि किस सब्जेक्ट में हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो दूसरे को देख कर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तो समय बिल्कुल ही बर्बाद जाएगा आपका। अगर 10 साल का समय जा रहा है तो 10 साल आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर लड़का मान लीजिए आर्थिक रूप से सही नहीं है तो 10 साल के बाद तो अपना कहीं बिजनेस भी नहीं कर पाएगा और फिर 10 साल उसका बहुत महत्वपूर्ण निकल जाएगा जीवन का। तो अगर वो अपना रुचिकर सब्जेक्ट चुन रहा है, किसी एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए चाहे आर्ट हुआ, साइंस हुआ, गणित हुआ, जो भी हो, तो उसमें अगर 10 साल वो लड़का दिया है और रुचिकर सब्जेक्ट उसका है, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, तो अगर वो वाकई 10 साल दिया है तो अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल कर लेगा और दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो आर्थिक रूप से वो मजबूत बनेगा। अगर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया है तो वो उस क्षेत्र में मजबूती से आएगा। देख लीजिए कई जगह महान टीचर हैं, जैसे आनंद कुमार हैं, उन्होंने क्या किया, गणित पे काम किया, अपने कोचिंग पढ़ा के आज विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। ऑनलाइन टीचर आ रहे हैं, गुरुजी लोग आ रहे हैं ऑनलाइन। तो इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन कई लोग देखेंगे ऑनलाइन जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आज देखिए सरकारी नौकरी पाने वालों से लगभग 100 सरकारी नौकरी एक तरफ और ऑनलाइन जिनका चल गया कोचिंग वगैरह संस्था उनका एक तरफ, दृष्टि कोचिंग वगैरह है, तमाम है। देखिए उनका पेन ड्राइव कोर्स वगैरह भी लाखों के बिक रहे हैं। तो क्यों नौकरी छोड़ के लोग आजकल आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? क्यों? इसको व्यवसायीकरण बना दिया गया है, अभी सर बता रहे थे। तो इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देने की बात है।
तो यहाँ पर हमने गौर किया, एक चीज़ पर विशेष फोकस है सर का कि आप जिस भी विषय में आपकी रुचि है वहाँ पर आप अपना फोकस डालिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उस विषय को ध्यान से पढ़िए, ताकि आप अगर अपने जो स्पेशल आपने जिसके लिए प्रिपरेशन की है अगर वहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो एटलीस्ट आप इस विषय में इतने अच्छे हों कि वहाँ पर आपको कोई भी मात ना दे पाए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिली हैं, सीखने को मिली हैं, ना सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर बल्कि अगर आप एक पेरेंट हैं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ जानने को मिली हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की पढ़ाई में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके करियर को चुनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, और किस तरीके से उनका एक इमोशनल और मेंटल आप सपोर्ट बन सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर हमने जाना है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को सर, आपने अपना समय दिया, बहुत ही कीमती समय आप लोगों का होता है, क्योंकि एज अ टीचर आपका समाज के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपका इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर रेडियो रंग की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने इस मंच पे हमको भी मौका दिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM, और आप हमारा ये वीडियो सुन सकते हैं radiorang.com पर। उसके साथ साथ में आप हमें देख पाएंगे हमारे रेडियो रंग के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी। तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।